ओके, हेलो एवरीवन। यार, जिनको पहले जो डाउट्स है ना लेक्चर 6 और लेक्चर 7 के कैलकुलस वाले, वो पहले बता दो। फिर हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 6 और लेक्चर 7 में कोई डाउट है किसी को? लेक्चर 6 में किसी किस क्वेश्चन में कोई डाउट? लेक्चर 6 या लेक्चर 7 में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, पूरा सॉल्व नहीं हुआ। ओके मिताली, ट्राई करना पूरा सॉल्व करने का। अभी तक कोई डाउट है? ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7? सर अगर नहीं है तो फिर हम, हाँ सर मैं लास्ट लेक्चर है ना ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। हाँ, अ, तो फिर मैंने यूट्यूब को चेक किया कि अपलोड किया है क्या, मतलब परसों का वीडियो फिजिक्स का, तो अब तक नहीं हुआ अपलोडेड। तो फिर ठीक है। आप शॉर्ट में मुझे बता सकते हो कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था? ठीक है, ठीक है, वो वीडियो मैं बोल देता हूँ अपलोड कर देने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम उसको देख लो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो जाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। फिर उसमें तुम जो डाउट्स आएगा ना, वो तुम मुझे बता देना, जो भी उसमें डाउट्स आएगा वो। ठीक है सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर, दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर समझने के पहले समझते हैं कि स्केलर क्या होता है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, दो टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है हमारे पास। क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जैसे कोई भी क्वांटिटी, जैसे लेंथ 5 मीटर, मास 5 kg। तो स्केलर क्या होता है? क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 5 kg टुवर्ड्स ईस्ट, इसका कोई मतलब है? 5 kg टुवर्ड्स ईस्ट, इसका कुछ मतलब है? नहीं। तो वैसे क्वांटिटी जिसका बस मैग्नीट्यूड काम का हो, जैसे कि मास 5 kg, इसका बस मैग्नीट्यूड काम का है, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स quantities which have both magnitude and direction, which are both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, फॉर एग्जांपल फोर्स। जैसे मैंने एक ब्लॉक लगा रखा, इसको मैं इधर की ओर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। मैं टुवर्ड्स ईस्ट फोर्स लगा रहा हूँ या टुवर्ड्स नॉर्थ फोर्स लगा रहा हूँ, किधर फोर्स लगा रहा हूँ। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें हैं, दैट क्वांटिटी आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एंड दोज इन विच ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मान लो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फोर्स हम लोग 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट लगा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड हुआ उसका 5 और डायरेक्शन हुआ ईस्ट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी में दो पार्ट होगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन।
अब देखो जैसे वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, याद तक हो गया सबका? सर 2 मिनट। एक सेकंड सर। ओके। हो गया सर। ओके ठीक है। अब देखो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मान लो हम लोग एक फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं, फोर्स 10 न्यूटन। ओके रेंजो, यस यस। ओके डन, ठीक है। अब देखो वेक्टर के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मैं इधर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, तो मैं जो भी क्वांटिटी वेक्टर होता है ना, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। या तो बोल्ड में एफ लिख देंगे, लेकिन अब बोल्ड में लिखने में बहुत हम लोग ऐसा रियल लाइफ में ऐसे बार बार बोल्ड में लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड अल्फाबेट, बोल्ड अल्फाबेट, अरे यार, बोल्ड अल्फाबेट। जैसे कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ, ये काफी बोल्ड सा लिखा हुआ है, और एफ और उसके ऊपर एक ऐसा वेक्टर डाल दिया। अब जरूरी नहीं कि अल्फाबेट एफ ही यूज करें, ए बी सी डी ई जो यूज करना है हम लोग वो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंट करने का। एफ के ऊपर एक वेक्टर का साइन डाल देंगे, ऐसे मतलब एक एरो डाल देंगे, तो ये एफ वेक्टर है। ठीक है। अब ये एरो का साइन हमेशा ऐसा ही रहेगा इधर ही, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे लिख देना, ये गलत है, ये नहीं होता है। हम लोग वेक्टर को ऐसे एफ के ऊपर एरो रिप्रेजेंट कर देता है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर एरो स्लैंटिंग रहेगा? स्लैंडिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। एफ हॉरिजॉन्टल है, तो तुम एफ लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ये सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी कोई भी। हम लोग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपना। तो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग अगर मान लो दो मास है तुम्हारे पास, हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों का मास अगर इक्वल है तो हम लोग बोल देते हैं दोनों का इक्वल मास है। लेकिन वेक्टर में क्या बोलते हैं, टू वेक्टर्स which have same magnitude as well as same direction, as well as same direction भी same होना चाहिए, are said to be equal vectors, are said to be equal vector। ये दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल बोलेंगे। जैसे मान लो ये एक इधर वेक्टर है 5 और एक और वेक्टर है इधर 5, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर हुआ। लेकिन अगर यही है, एक इधर है 5, एक इधर है, एक इधर है लेट्स से 10 और एक नीचे है 10, तो ये दोनों अनइक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो दो वेक्टर को इक्वल तभी बोलेंगे
जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। अब डायरेक्शन से में मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो भी हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। डन। Wait. सर आपने नीचे ब्लू एरोज में क्या लिखा है? ब्लू एरो में ऐसा लिखा था, मैं एग्जांपल दिया था कि अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है और दोनों का डायरेक्शन भी देखो सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल वेक्टर है। ये साबित है, पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल भी नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डन। Yes, sir. हम्म। Yes. ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं। अभी हम लोग पढ़ लिए कि इक्वल वेक्टर क्या होता है और ये सब चीज। नेक्स्ट देखो, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is represented by is represented by ये represented है, is represented by, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो हम लोग ऐसे ऐसे डैश डाल देते हैं। हमेशा ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड। सर इसे कैसे स्पेल करेंगे? क्या इसको बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ए वेक्टर और उसके ऊपर ऐसे मॉड लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अब देखो बार बार ये ऐसे लिखना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा इसका मतलब वेक्टर है। तुम लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एरो बनाने में टाइम लगता है। और सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, रीड एज ए कैप और ए हैट। हम लोग ए कैप बोलते हैं हर जगह, ए कैप ज्यादा कॉमन है, हम लोग ए कैप बोलते हैं। ए और उसके ऊपर वो ऐसा डैश कैप वाला सिंबल है। जैसे मान लो एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। एक वेक्टर है इधर की ओर और ये 5 मैग्नीट्यूड का है। तो मैग्नी इस वेक्टर का नाम है लेट्स से ए, तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज 5 और लेट्स से ये एंगल 30 डिग्री है, तो डायरेक्शन ऑफ ए कैप लगा दिया, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ ए इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सर हम्म। आपने साउथ और वेस्ट की जगह उल्टी लिखी है। अच्छा ठीक है, ये सॉरी,
ये ईस्ट के पीछे वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन भी बता देंगे, मैग्नीट्यूड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिखो, a vector can be translated anywhere until and unless its direction and magnitude is not changed। अगर मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करूं तो मैं वेक्टर को कहीं पे भी मूव करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। A vector can be translated anywhere until and unless its direction and magnitude is not changed। सर एग्जांपल से समझा। हाँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, मैं इस वेक्टर को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही होगा। मैं उसको यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये सारे ए वेक्टर में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से इसको मूव करा सकता हूँ अपने, मेरा जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी मैं मूव करा सकता हूँ, आउट ऑफ द प्लेन भी मूव करा सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस सबका मैग्नीट्यूड, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए, 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 और डायरेक्शन उधर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बना दिया इसको 10, नहीं, इससे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उस वेक्टर को हम लोग कहीं भी मूव करा सकते हैं। सारे पैरेलल। हाँ हाँ, सारे पैरेलल हैं, अब पैरेलल कहीं भी तुम मूव कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक वेक्टर को कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस मैं उसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ। राइट, Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग, जैसे अब तुमको 5 kg प्लस 3 kg ऐड करना है तो क्या होगा, 8 kg। तो स्केलर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। जब सबसे पहले मैं स्केलर बताया हूँ, तो स्केलर फर्स्ट स्लाइड जो है, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 5 kg है मास, लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर और दूसरे का 3 मीटर, तो टोटल लेंथ विल बी 8 मीटर। तो मैं स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जब हम लोग का बात आता है वेक्टर क्वांटिटी का, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। मान लो एक ये वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं लेट्स से आर वेक्टर बोल देता हूँ, रिजल्टेंट है ये। तो मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम लोग मान लिया यही रहने दिया। अब बी वेक्टर को तो मैं कहीं पे भी ये कर सकता हूँ, कहीं पे मूव करा सकता हूँ, अनटिल अनलेस मैं उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ ए वेक्टर, और ये होता है हेड ऑफ ए वेक्टर, जहाँ पर एरो होता है ना वो होता है हेड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली ये क्या है, हेड ऑफ वेक्टर ए, और ये है
टेल ऑफ वेक्टर ए। ये सब हम लोग नाम देते हैं, एक को हेड है, आगे वाला एरो वाला हेड है और पीछे वाला टेल है। तो अगर मुझे ऐड करना है a प्लस बी, तो हम लोग ए वेक्टर के हेड से बी को मैं मूव कराया और बी को मैं ऐसे रख दिया यहाँ पे। बी को मैं कहीं पे भी ट्रांसलेट करा सकता हूँ, बी यहाँ था, मैं बी को ऐसे ट्रांसलेट करा के वहां रख दिया, दिस इज बी वेक्टर। तो ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे, ऐसा मूव करा के ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे। फिर ए के टेल से बी को हेड को ज्वाइन करो, ये जो अपना वेक्टर होगा ना, ये होगा ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर टेल और टेल कभी जॉइंट नहीं हो सकती ना? क्या क्या टेल और हेड? टेल और टेल कभी जॉइंट नहीं हो सकते? नहीं, ये मेरा तरीका है कि मुझे टेल को हेड को टेल से मैच करना है और फिर टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे, वो मेरा रिजल्टेंट आएगा। तो ऐसा नोट करके लिख लो, टू फाइंड a plus b vector, step 1, put the tail of second vector on the head of first vector, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखेंगे। एंड नाउ ज्वाइन द tail of first to the head of second, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा, a प्लस बी वेक्टर होगा। मैं तुमको इस पे क्वेश्चन कराता हूँ और ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। सर Then, हाँ, इसका डायग्राम बना के दिखाओ ना। डायग्राम मतलब आपने उधर लिखा है पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हाँ, फर्स्ट ये है ना, हेड ये है ऑफ ना, ऊपर वाला देखो, पहला वाला मैं ए वेक्टर हाँ को फर्स्ट वेक्टर मान लिया, हम्म तो पुट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर मैं बी को मान रहा हूँ, तो बी का टेल मैंने ए के हेड पे डाला। पुट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैंने बी का टेल देखो ए के हेड पे डाला। हाँ अब क्या करो, एंड नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट, देखो फर्स्ट के टेल, ये वाला जो फर्स्ट का टेल है ग्रीन डॉट, टू द हेड ऑफ द सेकंड, ये सेकंड के हेड को ज्वाइन किया। अच्छा, तो फिर वापस बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से नहीं जोड़ना है ना? हाँ, ये ज्वाइन किया ना मैंने, ये ग्रीन वाला, नहीं, ये ग्रीन जो, मतलब आप, हाँ ये समझा भी। हाँ, तो यही अपना यही ए प्लस डायग्राम है बी क्या वेक्टर, पूरा? हाँ बस यही अपना ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, फाइन करो, एक दो क्वेश्चन तुमको क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए ये है और बी ऐसा है, बी ऐसा है, तो ए प्लस बी वेक्टर कैसा होगा? फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन करेंगे। हाँ, ए की टेल को बी के हेड से या फिर बी के टेल को ए के हेड से, किसी से भी ज्वाइन करो, फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर सेम आएगा।
तुम अगर ऐसा कर लो कि ए का जो हेड है ना, ए ऐसा है, तुम ए के हेड को बी को मैं ऐसा मूव करा के यहाँ लिख दिया, ये बी से ज्वाइन किया, बी के टेल को ए के हेड पे ज्वाइन किया, सही है। दूसरे वाले के टेल को पहले वाले के हेड पे ज्वाइन करना है। तो और जो एक एरो होता है वो हेड होता है ना? हाँ, वो एरो होता है, वो हेड होता है। तो ये जो हो जाएगा ये a प्लस बी हो जाएगा। अगर हम लोग उल्टा किए होते हैं, मान लो ये b वेक्टर है, इस पे मैं a वेक्टर रखूं, b के हेड से a के टेल को ज्वाइन किया, तो भी देखो मेरा रिजल्टेंट ये बनेगा। देखो सेम है, यहाँ पर जो a प्लस बी वेक्टर आ रहा है और यहाँ पर जो a प्लस बी वेक्टर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। राइट, ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन, अगर ये a वेक्टर है, अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? A A plus B. plus B. A plus A B. ए प्लस a बी। प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर होगा? A A बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है ना बी, मतलब मैं इसको वो मान लो पैरेललोग्राम मान रहा हूँ, ये बी वेक्टर के, हाँ। और ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। ए वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव, नेक्स्ट हेडिंग हो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लो ए वेक्टर तो ये एक है, मिनट, हाँ 10 मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया, हाँ ओके। खुद से बताओ, मान लो अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर कौन सा होगा? सोच के बताओ। अपोजिट डायरेक्शन वाला। अपोजिट डायरेक्शन, बस ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम, negative of a vector means magnitude of the vector will remain same, magnitude of the vector will remain same and direction is opposite, and direction is opposite. A vector whose magnitude is same and direction is opposite is known as negative of a vector. अब जैसे मान लो फाइंड a माइनस b वेक्टर। अब लेट्स से ये a वेक्टर ये है, b वेक्टर ऐसा है, तो a माइनस b वेक्टर कैसा होगा? सर दोनों का डायरेक्शन बदल के फिर ढूंढ। डायरेक्शन बदलेंगे ना। यार बैकग्राउंड नॉइस कितना आता है। हाँ, बस b का डायरेक्शन बदलेंगे ना, क्योंकि a इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस माइनस ऑफ b, तो बस हाँ सर। मैं b का डायरेक्शन चेंज कर दूं। तो ये a है और माइनस b वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला।
राइट। मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्टली इसके पैरेलल बनाना, अपोजिट बनाना होगा। लेट्स से ये ऐसा कुछ, ये है माइनस बी वेक्टर, जस्ट बी वेक्टर के देखो बिल्कुल अपोजिट बनाया हुआ, बस अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, दिस विल बी a प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज a माइनस बी वेक्टर, राइट। कोई दिक्कत? ये a माइनस बी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, बस b वाले वेक्टर को अपोजिट बना देंगे और उसके बाद दोनों को एडिशन जैसे ही कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा देखते हैं नेक्स्ट। मान लो क्वेश्चन, ये अगर a वेक्टर है, सर प्रीवियस स्लाइड 1 मिनट। हो गया सर। अच्छा ये अगर a वेक्टर है तो 3a वेक्टर कैसा होगा? फाइंड 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ये कैसे सोचेंगे? बस इसका लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन तो सेम रहेगा, बस इसका लेंथ क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, बस डायरेक्शन सेम रहेगा। तो वेक्टर का जो एरो का जो लेंथ होता है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ऑफ एरो ऑफ ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह नहीं रहता है ये केस, क्योंकि डायग्राम इज नॉट टू स्केल है अपने सिलेबस में। लेंथ ऑफ एरो ऑफ ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे ए वेक्टर ये है तो 3a, मतलब उसको उसका लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नेक्स्ट रीडिंग दो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बस नाम है, तुम लोगों को पता है क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सिंपल सा, ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और अगर ये सी वेक्टर है, तो मुझे पता है सी वेक्टर क्या है। सी वेक्टर को ए और बी के टर्म में क्या लिख सकता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी। ठीक है, तो सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये है सी वेक्टर, तो मैं सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? नहीं, ए माइनस भी नहीं होगा। ए प्लस माइनस बी वेक्टर। क्या क्या? ए प्लस माइनस ए माइनस बी, माइनस ऑफ ए प्लस बी। ऐसे देखो क्वेश्चन ये ऐसा है कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, मैं ऐसे बनाया एक सी वेक्टर, तो सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए और बी के टर्म में? माइनस ए माइनस बी। हाँ, माइनस ए माइनस बी। या फिर ऐसा सोचो ना, ऐसा भी तुम सोच सकते हो, तो ये वेक्टर ए प्लस बी, हाँ माइनस बी सी कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या है, 0 है। जहां से हम आए थे वापस से हम वहीं पहुंच गए,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 0 दिख रहा है मुझे, तो मैं इस केस में सी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ a प्लस बी, राइट? Yes, sir. ओके, अब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, 2 वेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। अब मान लो मुझे 3 वेक्टर ऐड करना है, 4 वेक्टर ऐड करना है, 5 वेक्टर ऐड करना है, जितने भी वेक्टर ऐड करना है सबके लिए हम लोग का सेम तरीका है, ठीक है? जितने भी वेक्टर ऐड करना है सबके लिए सेम तरीका है। हम लोग पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखेंगे, फिर उसके हेड पे तीसरे वाले का, एंड सो ऑन रखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक Slide. प्रीवियस स्लाइड कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो बताना। सर हो गया। ओके, सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ सर हो गया। ओके, ठीक है, कहाँ थे? हाँ, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, मान लो ऐसा बहुत सारा वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तीसरा ये वेक्टर है, और चौथा ये वेक्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं वेक्टर का नंबर दिया हूँ, या ए बी सी डी ऐसा कुछ नाम दे दो। मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a वेक्टर यहाँ है, राइट? अब जो दूसरा वेक्टर है ना b के टेल को a के हेड पे रखो, ये हुआ b को मैं मूव करा के यहाँ ले आया। अब c को ही मूव करा सकते हो, c को यहाँ डालो, ये हुआ c, और d जो है वो यहाँ आ गया d। और सर डी का लेंथ तो छोटा है ना। हाँ तो ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दो, मतलब उतना ही लेंथ रखना है, ठीक है? लेंथ वही रखना है, डायरेक्शन वही रखना है, ठीक है? ए का भी लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, ए को ऐसा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब मुझे ये है ऐसा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ए वेक्टर हो गया, ए के हेड पे बी का टेल डाल दिया, बी के टेल पे सी का डाल दिया, एंड सो ऑन, राइट? अब मुझे ए के टेल से, स्टार्टिंग वाले के टेल से लास्ट वाले के टेल को मिलाओ। ये जो वेक्टर होगा ना, ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस वेक्टर इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर अगर सारे एरोज हर एक के टेल पे जॉइंट हो गए तो? हर एक के टेल पे ज्वाइन होंगे मतलब अगर ये पूरा स्क्वायर बन गया तो? हाँ, तो नेट रिजल्टेंट 0 हो गया। जैसे मान लो तुम a वेक्टर ऐसा बना है, b वेक्टर ये बना है, c ऐसा बना है, और d ऐसा बना है, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे, ये देखो यहाँ से a वेक्टर आया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हम लोग 0 पे पहुंच गए, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। सर लेकिन ऊपर वाले में टेल और टेल कनेक्ट हुए हैं ना। नहीं, देखो सारे यहाँ पर हेड है, ए के हेड को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला। उसमें देखो ए के टेल से फाइनल जो लास्ट वाला वेक्टर है ना, उसके हेड को ज्वाइन किया हूँ। सर उसमें टेल और हेड कनेक्ट होना है। हाँ, तुम्हारा जो फाइनल पोजीशन पहुंचेगा ना चारों के बाद, अब पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड पे ज्वाइन करो, वो तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा। सर लेकिन ये सम है ना, तो वो उससे कम कैसे हो गया? लेकिन डायरेक्शन के साथ है ना, मतलब मान लो तुम 10 यूनिट्स आगे गए और 5 यूनिट्स पीछे आए, तो ओवरऑल तो तुम 15 गए, लेकिन तुम
कितना दूर पे हो? 5 ही यूनिट दूरी पे हो ना, तो तुम बोल रहे हो 10 + 5 15 हो गया, लेकिन हो तो तुम फिर 5 ही डिस्टेंस पे, राइट? सर मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया अगर इस वाले केस में, नेट 0 हो गया। हाँ, ये जिसका डाउट था कि a + b + c + d छोटा कैसे हो गया, वो समझ में आया तुमको? यस सर। नहीं, अगर डी समझ में आया तो तुम एग्जांपल दूसरा ले सकते हो कि तुम मुंबई से दिल्ली है, दिल्ली से नागपुर गए, टोटल डिस्टेंस तो तुम ज्यादा ट्रैवल किए, लेकिन ओवरऑल तुम क्या हो, मुंबई से पास ही हो ना कंपेयर टू दिल्ली से, राइट? यस सर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर बहुत सारे हैं तो हम लोग, तो ऐसे भी पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 or more साइड इज नोन एज पॉलीगॉन। तो ये हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस a + b + c + d को हम लोग r वेक्टर भी बोलते हैं, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके, चलो क्वेश्चन। लेट्स से ये कैसा फिगर है, ये क्यूबॉइड जैसा मैं बना रहा हूँ, हल्का टिल्टेड बनाया हूं ताकि सारे साइड्स दिख जाएं प्रॉपर्ली। ये क्यूबॉइड दिख रहा है काइंड ऑफ? नहीं, वो सीधा ही बनाया था हटाओ। अभी तो दिख रहा है क्यूबॉइड? यस। ओके, मान लो ये है u वेक्टर, ये है v वेक्टर, ये है v वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना होगा, येलो वेक्टर क्या होगा? u + v वेक्टर। u + v वेक्टर, क्योंकि देखो अगर ये v वेक्टर है तो मैं ये भी v वेक्टर हाँ होगा, हाँ सर। ठीक है? ये v वेक्टर दिख रहा है सबको, ब्लैक। अब देखो क्लियरली ये तुमको क्या दिख गया, u + v, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर ये w वेक्टर है, मान लो ये ब्लैक w वेक्टर है, तो ये ग्रीन कितना, कौन सा वेक्टर होगा? u + w वेक्टर। v + w, v + w वेक्टर। v + w वेक्टर। तो ये ग्रीन वाला जो हो जाएगा वो v + w वेक्टर हो जाएगा, राइट? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है ये क्लियरली? यस सर। यस सर। सर ओके, ये वाला ब्लैक कौन सा वेक्टर होगा? u + v + w। ओके, और लोग? हाँ वही है। वही होगा? ये भी वेक्टर, हाँ ये वेक्टर अपना w हो जाएगा। अब देखो ये u प्लस ये v प्लस ये w, ठीक है? तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, ब्लैक वाला वेक्टर हो गया ओवरऑल मिला के। तो ब्लैक वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, u + v + w। ये समझ में आया? यस सर। एक मिनट, एक को आया, बाकी लोग समझ में आया ये या फिर से? तो समझा? यस सर। यस सर। ओके मित्र, ठीक है, फाइन, सही है। अच्छा, मान लो ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, और ये एक वेक्टर है c। तो ये वेक्टर कौन सा होगा?
A plus A plus B plus C. ए प्लस बी प्लस सी। देखो पहले के हेड से हम लोग ऐसे मैच ही कर रखे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ये वेक्टर कौन सा होगा? A plus B vector. A plus B. A plus B. ए प्लस बी वेक्टर। अच्छा, और कौन सा बच रहा है? ये वेक्टर कौन सा होगा? B plus C vector. A plus B plus C vector. बी प्लस सी वेक्टर, राइट। किसी को कोई दिक्कत? no sir. ओके, तो ये अभी हम लोग नॉर्मली अगर तुमको वेक्टर दे रखा होगा तो हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो तुमको, ओके, अब जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग दो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करना है? मान लो ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए यहां बनाया, बी को यहां बनाया। अब देखो ए का डायरेक्शन किधर है? इधर। ए का डायरेक्शन किधर है? इधर। और बी का डायरेक्शन है इधर। तो ये एंगल जो थीटा होगा ना, दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम लोग ऐसा नहीं बोल देंगे कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, दोनों के बीच का एंगल। ए का जो डायरेक्शन है और बी का जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? No sir. No sir. ओके, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो, Sir एक मिनट पीछे का हाँ, Thank you sir. Done. अब देखो, जैसे मान लो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो एक वेक्टर इधर है, such that this angle is 30 डिग्री, और दूसरा वेक्टर इधर है, such that this angle is 15 डिग्री। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 75 degree. 60. 60 डिग्री, ओके। और 45. 90 degree. 135. 135, बहुत सारा आंसर आ गया यार। 90 degree. 90 तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, एक 15 है एक 30 है, तो 90 कैसे आएगा? 105, ओके। तो 60. 30 प्लस आर्यन सही है, 60 नहीं। देखो ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर का एरो इधर है ना? सर 75 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ए वेक्टर इधर है, राइट, ये येलो वाला। तो मुझे कौन सा एंगल पूछ रहा है? ये वाला एंगल पूछ रहा है ना। ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो मुझे ये एंगल पूछ रहा है।
तुम एक और काम कर सकते हो कि दोनों के टेल को एक जगह पे बना दो और फिर उसके बाद जो एंगल बन रहा है ना बीच में, वो एंगल पूछ रहा है। तो देखो अब ये एंगल कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो 105। 105 डिग्री। ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल इज 75 डिग्री और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल 30 डिग्री। तो एंगल क्या आ जाएगा 30 प्लस 75 दैट इज 105 डिग्री। डन। नो सर। Wait. 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, चलो एक तुम लोगों को ये ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, एक और क्वेश्चन कर लो। एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर और ये एंगल है 60 डिग्री। एक वेक्टर ऐसे है, वेट, एक वेक्टर ऐसे है सो दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री और दूसरा वेक्टर लेट्स से इधर है, नहीं इधर वाला आसान हो जाएगा, इधर है such that this angle is 30 डिग्री, नहीं this angle is 60 डिग्री। अब बताना है क्या होगा। दूसरा वेक्टर, अरे सॉरी, दूसरा वेक्टर इधर है such that this angle is 60 डिग्री, एरो इधर है। तो बताना है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नहीं सुमित, धार्या नहीं, देवल नहीं, देवल नहीं, अनुष्का नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, अनुष्का नहीं, एक आंसर सही आया अभी तक, दूसरा आगे सही, कौस्तव सही है, हर्ष सही है, सुमित नहीं। देखो आराम से सोचो, बी वेक्टर को तुम एक्सटेंड करो, सही है आर्यन, बी वेक्टर यहाँ है इस डायरेक्शन में, तो सबसे मतलब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बी वेक्टर को तुम यहाँ लिख दो, दोनों का टेल कोइंसाइडिंग, और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लो। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, राइट। और ये पूरा एंगल 60 दिया हुआ है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? सर हाँ हम इसे 3D में मेजर कर सकते हैं। 3D में यार हम लोग ऐसे एक दूसरा तरीका है, हम लोग वो दूसरा तरीका सीखेंगे बाद में। 3D में बहुत अजीब सा होगा यार, देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, विजुलाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं कैसे 3D में देखेंगे, ठीक है। मतलब रैंडम सा कोई भी दो लाइन होगा तो उन दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। वी हैव अ डिफरेंट मेथड। ओके सर। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। Go to maximum slides. अब जैसे मान लो कि अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन दिया, दो वेक्टर है
उन दोनों का मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड 40 और एक का मैग्नीट्यूड 30 है. टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 40 and 30 are perpendicular to each other, of magnitude 40 and 30, and are perpendicular to each other, and are perpendicular to each other. Each other. Find the magnitude of the resultant. The magnitude of the resultant. Resultant मतलब दोनों का सम. हर बार resultant का ये मतलब होता है. Find the magnitude of the resultant vector. नहीं श्रेयस, परपेंडिकुलर है श्रेयस, सेम डायरेक्शन में नहीं है. सही है दिग्विजय? नहीं आदित्य? कौस्तव सही है, देवल नहीं, हर्ष सही है, ईशान नहीं, अपोजिट नहीं है ईशान, माइनस नहीं करेंगे. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. प्रणव सही है, आदित्य नहीं, मिताली नहीं, श्रेयस नहीं, आदित्य नहीं, निशी नहीं. देखो सिंपल सा है, काफी सिंपल है. अनुष्का नहीं, रेंजो नहीं. वेट 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 वेट, दो टू वेक्टर्स, आर्यन नहीं. एक का मैग्नीट्यूड है 40 और दूसरा जो है वो इसके परपेंडिकुलर है. सही है श्रेयस? दूसरा जो है इसके परपेंडिकुलर है 30. तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर. पाइथागोरस लगा के देखो क्या आ रहा है. पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ये 50 अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. सही है निशी? दैट इज अंडर रूट 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस 900, दैट इज अंडर रूट 2500, दैट इज 50. अच्छा इट वाज एंगल्स. ओके, वो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, मैग्नीट्यूड 40 एंड 30. ठीक है. अच्छा अब सोचो, दो वेक्टर है, उसका एक का मैग्नीट्यूड है 10, एक का मैग्नीट्यूड है 30, या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड है 20. तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? उन दोनों का एडिशन का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40. और मिनिमम क्या हो सकता है? 0. ओके, सो लेट्स से मैं क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करता हूँ. we have two vectors of magnitude 30 and 20. What can be the maximum and minimum magnitude of the resultant vector? जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्स 50, ठीक है. मिनिमम 10, ठीक है. मैक्सिमम कब होगा? जब यस हर्ष
यस हिमांश, मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, 30 वाला भी और 20 वाला भी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 50। और मिनिमम कब होगा? जब 30 वाला इधर हो और मिनिमम 20 वाला इधर हो, तो मिनिमम हो जाएगा 10। अच्छा, क्या इन दोनों का वेक्टर का एडिशन 20 हो सकता है? क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 20 हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, मतलब 10 और 50 के बीच में ना कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। all values between minimum and maximum is possible. All values between minimum and maximum is possible for the resultant. मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो 10, 11, 12, 13, 14 से लेके 49, 49.5, 49.9, 50 यहाँ तक सारे वैल्यूज पॉसिबल है। लेकिन क्या रिजल्टेंट 9 हो सकता है कभी भी? नो सर। रिजल्टेंट कुछ भी कर लो, 9 नहीं हो पाएगा। तुमको जो करना है कर लो, रिजल्टेंट कभी भी 9 नहीं हो पाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट लेट्स से, अच्छा 3 वेक्टर, अगर मान लो 3 वेक्टर एक ट्रायंगल बनाया, 3 वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल बना लिया, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, राइट? तो जब भी अगर क्वेश्चन मेरे से ऐसा पूछा, फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 वेक्टर, मैं तुम्हारे बुक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये फॉलोइंग सेट्स of 3 vector act on a body whose resultant cannot be 0, तुमको फाइंड करना है कि किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए 10 10 10, बी 10 10 20, सी 10 20 20 या डी 10 20 40। किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। सर ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है श्रेयस, मिताली सही है, रिंजो नहीं, ठीक है साहिल। देखो रिजल्टेंट कब 0 होगा? मेरा किसी भी तरह अगर ऐसा सिचुएशन पहुंच जाए, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, मतलब इस टाइप का सिचुएशन अगर मैं पहुंच गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा रिजल्टेंट 0 होगा, राइट? तो बेसिकली मेरा अगर इन तीनों वेक्टर से अगर मेरा एक ट्रायंगल बन जाए, तो हम लोग बोल देंगे कि 0 हो जाएगा। अब ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट? ट्रायंगल बन जाए या फिर बिल्कुल ऐसा सिचुएशन बन जाए, ये दो ऐड हो और ये बिल्कुल अपोजिट हो जाए, और डिफरेंस ऑफ टू साइड, ये होता है ना ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, याद है? यस इज लेस देन थर्ड Yes, साइड। sir. ओके, तो देखो पहला 10 10 10 है, तो किसी भी दो साइड का सम करो तो वो थर्ड से बड़ा है,
या डिफरेंस भी करो तो भी वो थर्ड से छोटा है। और वो तो ये तो satisfy- इक्विलेटरल बन गया। हाँ ये तो इक्विलेटरल बन गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ट्रायंगल को। सेकेंड वाला देखो 10 10 20 10 10 20, तो हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट 0 हो, 10 10 आगे हो जाए 20 पीछे हो जाए। 10 20 20 ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर। सम ऑफ एनी टू साइड्स देखो इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज आल्सो लेस देन थर्ड साइड, तो ये भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। लेकिन ऑप्शन डी देखो, सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। तो इन तीनों साइड से हम लोग एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। ओके स्वित, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर, वेक्टर्स। हर्ष तुम्हारे जो पीडीएफ है ना तुम्हारे ग्रुप पे, हर्ष जी, उसी में से है। Vectors in the same plane are said to be coplanar. Are said to be coplanar. जैसे मान लो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी मैं वेक्टर बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, तुम्हारे स्क्रीन पे ये सारे वेक्टर्स बन रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर क्या है, स्क्रीन के प्लेन में है, तो इन सारे वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं कोप्लानर वेक्टर। लेकिन अब यही तुम्हें अपने कॉपी को एक रैंडम कॉपी पे अपने नोटबुक पे एक रैंडम सा वेक्टर बनाओ, तो वो अलग प्लेन पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लानर वेक्टर। जो अलग अलग प्लेन पे होते हैं तो वो नॉन कोप्लानर वेक्टर होते हैं। अब जैसे जो स्क्रीन है ना तुम्हारा, स्क्रीन को तुम ऊपर में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दो, इधर इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दो, इधर इनफाइनाइट एक्सटेंड कर दो, नीचे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दो, ये पूरा एक प्लेन कहलाता है। तो उस प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा तो उसको हम लोग कोप्लानर वेक्टर बोलते हैं। और अगर ऐसा क्राइटेरिया नहीं है तो हम लोग उसको नॉन कोप्लानर वेक्टर बोल देंगे। अगर अलग अलग प्लेन में है तो नॉन कोप्लानर वेक्टर। हाँ यार, अरे रेडमी नाम से किसका है? रेडमी, ठीक है रंजू, ठीक, कोप्लानर वेक्टर समझ में आया है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अपना कोप्लानर वेक्टर हो गया। अच्छा, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ minimum number of coplanar vectors of different magnitude can be added to give a zero resultant.
to give zero resultant. क्या आएगा आंसर? सर 2 2 नहीं, 3 3. ओके श्रेयस 3. एक का आंसर 3, निशी का भी आंसर 3, श्रेयस भी 3. ठीक है, और किसी का कोई अलग आंसर? दिग्विजय 3. इनफाइनाइट नहीं, मिनिमम पूछ रहा है ना यार. रिंजो 3. ठीक है, अश्वित 2. यार जिनका 2 आ रहा है वो मुझे समझाओ कैसे 2 आ रहा है तुम लोग का. यस रिंजो. किसका था? अश्वित, सॉरी अश्वित. रिंजो ठीक है. अश्वित 2 कैसे आया? तुमने 2 जिसका आंसर आया है, तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक वेक्टर में आगे दिया और एक वेक्टर में पीछे दे दिया उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंट मेंशन किया ना, तो हम लोग ये तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो गया. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ऐसा 3 वेक्टर लेना पड़ेगा ना एटलीस्ट, ताकि रिजल्टेंट 0 हो. ओके ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ अगर जैसे मान लो कंपोनेंट्स, तुम लोग का कुछ, तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा? लेक्चर 1 आईसीई, लेक्चर 1 आईसीई जो जिस बुकलेट में वो था ना, कैलकुलस, उस बुकलेट में ही है. लेक्चर 1 आईसीई के सारे क्वेश्चंस करने हैं. और लेक्चर 2 में लेक्चर 2 बोल रहा हूँ, लेक्चर 1 ट्यूट में क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा. ठीक है, लेक्चर 2 भी लेक्चर 2 में ठीक है, लेक्चर 2 के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं. लेक्चर 1 आईसी और लेक्चर 1 ट्यूट, इन दोनों के सारे क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क रहेंगे. इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, फिर तुम लोग ट्राई करना सारे. लेट्स से एक क्वेश्चन ऐसा है, लेक्चर 1 ट्यूट का क्वेश्चन नंबर 9. 3 वेक्टर दिया हुआ है, 1, 2 और ये 3. तीनों का मैग्नीट्यूड है r. मुझे बताना है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है. फाइंड OA प्लस OB प्लस OC. सारे का मैग्नीट्यूड r है. Magnitude of each vector is r. Find OA plus OB plus OC. और ये एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री ईच. फोर आर बाई रूट 2 प्लस r बाई रूट 2 प्लस r. नहीं 4r तो नहीं आएगा.
हिंट, पहले OA और OC को ऐड करो। आई रिपीट, हिंट, पहले OA और OC को ऐड करो। अनुष्का नहीं, OA प्लस OC को ऐड करो, आ जाएगा। नहीं प्रणव, ट्रायंगल नहीं बन रहा ना तीनों साइड मिला के, तो 0 नहीं हो सकता है। थ्री आर नहीं आ रहा। हर्ष थोड़ा सही है, तुमने OA और OC को ऐड कर दिया, अब OB भी ऐड करो उसमें। अगेन निशी नहीं, दिग्विजय तुमने भी वही किया, देवल तुमने भी वही किया, OA और OC ऐड कर दिया, अब OB भी ऐड करो उसमें। नहीं आ रहा आर्यन। देखो तुम लोग सब लोग का एक आंसर आ रहा है, R√2। R√2 तक ठीक है। देखो R√2 क्या आएगा, 2√2R। नहीं देवल, तो ये R है और ये R है। मैं पहले OA और OC को देख रहा हूँ, तो OA को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं इस वेक्टर को यहाँ बना दिया, तो OA प्लस OC कहीं इधर होगा। दिस विल बी OA प्लस OC। इसका लेंथ R है, इसका लेंथ R है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, √2R, राइट। इसका लेंथ हो जाएगा √2R। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ये एंगल कितना होगा? लेट्स से दिस इज P, तो OP का मुझे मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, √2R। और ये एंगल कितना आएगा, येलो, 45 डिग्री। तो क्या OP का डायरेक्शन और OB का डायरेक्शन सेम है? OP इधर है, √2R, और OB भी इधर है, R। सेम डायरेक्शन में है दोनों। हाँ सर। यस तो सर। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर क्या आ जाएगा, √2R प्लस R। अगर सेम डायरेक्शन में तो लोग सीधा ऐड कर सकते हैं ना। फाइन, सिंपल सा था। सिंपल सा नहीं था। सर वो हाँ, √2R वाला बताओ ना। ये देखो इस ट्रायंगल में, हाँ स्टार्टिंग से मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, ओके मिताली जस्ट अ मिनट। मैंने सबसे पहले क्या किया, OA और OC को ऐड किया। तो OC तो इधर है ग्रीन वाला, और OA को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, OA। तो देखो एक, अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, OA प्लस OC क्या होगा,
ये वाला ब्लैक, अभी जो ब्लैक बनाया दिस विल बी OA प्लस OC। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये 90 डिग्री है पूरा, तो OA प्लस OC क्या होगा, √r² प्लस r², राइट, दैट इज √2r। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √2r। यहाँ तो कोई दिक्कत? So 90 डिग्री तो इसलिए रूट में लिया। हाँ 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये देखो ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है ना, यस ठीक है। तो 90 डिग्री दिया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, √a² प्लस b² इक्वल टू हाइपोटेनस। ओके सर। और ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी r है, बेस भी r है, तो tan थीटा 1 आ गया, मतलब थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। यस सर। ठीक है। ओके मैं एक मिनट डाउट्स फिर लेता हूँ एक मिनट। तो मेरे पास OP जो वेक्टर आया वो इधर आया, ये 45 डिग्री पे, और OB वेक्टर देखो ये भी उसी डायरेक्शन में है, राइट, 45 डिग्री पे ही है। तो दो वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड है √2r और एक का मैग्नीट्यूड है r। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो मैं सीधा मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता हूँ, अगर एक ही डायरेक्शन में तो मैं सीधा मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा √2r प्लस r। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। मिताली तुम्हारा आया था ये आंसर? ओके मिताली, तुमने भेजा नहीं था मिताली? अच्छा आई थॉट रहा होगा। ओके मिताली ठीक है। अस्मित समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? सर थी ऐसे कौन सा भी वेक्टर का जगह बदल सकते हैं? थाई रिंजो क्या लिखे यार सर, ऐसे कौन सभी वेक्टर का रिंजो, किसी भी वेक्टर को हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो। तो मैं किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ठीक है। लेट्स सी। अच्छा अब कभी भी तुमको ऐसा दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 0 है, इसका मतलब क्या है? कभी भी तुमको अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा दे रखा है मतलब तुम ट्रायंगल समझ जाओ कि एक ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों वेक्टर से, राइट। यस सर। अब तुमको इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे दिया, मान लो कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b एंड मॉड ऑफ c इज इक्वल टू √2 टाइम्स मॉड ऑफ a। तो बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर। कैसे सोचेंगे, मतलब बस तुम्हारे सोचने पे ये क्वेश्चन, कोई मैथ्स नहीं लगाना है। a एंड c नहीं, a एंड c के बीच में 90 नहीं आएगा। फोर्टी फाइव 45 ओके। एक बार ध्यान से देखो 45 है या 135 है, उन दोनों में गलत हो सकता है। वन 135 आ रहा है। ओके कुछ लोग का अभी 45 आ रहा है, कुछ लोग का 135 आ रहा है। हाँ
वापस एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वेक्टर है ए बी और सी, ठीक है। वी हैव 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, और मुझे दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, और ये दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये तीसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है मॉड सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए। तो बताना है कि ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा। ओके, एक आंसर आया 30, बहुत सारे आंसर है 45, एक दो आंसर है 135 और एक थर्ड आंसर आया 30। ये दिग्विजय 135, ठीक है चलो देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब ट्राइंगल बन रहा है। अब मॉड ए और मॉड बी इक्वल है, तो लेट्स से ये a वेक्टर है और मॉड सी √2 टाइम्स ऑफ मॉड ए है। तो ये कब होता है, ऐसा क्राइटेरिया कब होता है? जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, कि a इधर हो और b इधर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, और c ऐसा हो, देखो मॉड a का मान लो ये x है, ये भी x है, तो ये √2x होता है ना। ये तभी होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर तो अपना 90 डिग्री बन रहा है, ये दिख रहा है सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सी वेक्टर इधर है और a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब सी वेक्टर ये वाला होगा, ट्राइंगल बनाएगा एक। अब देखो सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और a वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो मुझसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, राइट। ये एंगल मुझे दिख रहा है, ये x है, ये भी x है, तो ये एंगल मुझे दिख रहा है 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ना तुमको हिंट दिया होगा समहाउ कि आइदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, किसी ना किसी तरह से हिंट दिया होगा, और फिर मुझे उसको प्रोसीड कर लेना है। बस तुमको वो हिंट आइडेंटिफाई करना है कौन सा ट्रायंगल है, राइट। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तुम लोग का होमवर्क होगा लेक्चर 1 आईसीई एंड लेक्चर 1 ट्यूटोरियल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ट्राई करना वो दोनों, और जिनका कैलकुलस बचा हुआ है वो कैलकुलस भी खत्म कर लेना है इस वीकेंड तक। तो कैलकुलस खत्म कर लेना, क्योंकि अगले वीक हम लोग टेस्ट रखेंगे, तो इस वीकेंड तक खत्म कर लोगे तो। हाँ सर, आप मैम को बोल दोगे ना कि वो वीडियो अपलोड करने को? हाँ ठीक है ठीक है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, सब लोग होल्ड ऑन करना। 2 मिनट तक सब लोग यहीं पर वेट करना, कोई लीव मत करना, ओके। ठीक है, तो होमवर्क तुम लोग का रहेगा लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, सॉरी लेक्चर 1, क्या मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेक्चर 1 आईसीई एंड लेक्चर 1 ट्यूटोरियल, ये कंप्लीट कर लेना। सिंपल से क्वेश्चन है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देयर इज वन अनाउंसमेंट एक्चुअली, इसलिए मैंने 2 मिनट आपको रुकने बोला है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो